हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो माई सेल्फ योर केमिस्ट्री फैकल्टी मनन सर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस इन कोऑर्डिनेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। So today we are going to start your chapter 10 of NCERT, haloalkenes and haloarenes. Class 12. Chapter 10. Haloalkenes and haloarenes. अब देखिए, आपका जो इसमें आपका जो मेन ऑर्गेनिक है वो अब यहीं से स्टार्ट होता है। आपका जो मेन ऑर्गेनिक है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि आप जीओसी और आइसोमर्स का जो हमने नोट्स या पीडीएफ किया था उसको जरूर एक बार पूरा देख लें। जीओसी आइसोमर्स का नोट्स आपको एक बार जरूर ही देखना है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें रिएक्शंस की कुछ बात करना पड़ता है। तो सपोज जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन हो रहा है तो हम उसमें क्या लिखते हैं। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर R plus S is giving P। अब R plus S belongs to reagent और reactant and P belongs to product। तो प्रोडक्ट की तो पहले बात की बात है। पहले तो हम बात करेंगे हमने रिएक्टेंट में क्या क्या लिया है। रिएक्टेंट में हमें दो पार्ट दिख रहा है, R एंड S। तो हम एक को बोलते हैं, अगर हम R को बोलते हैं सबस्ट्रेट तो हमारा S हो जाएगा रिएजेंट। और यही रिएजेंट है जो हमें डिसाइड करना है कि ये किस तरह का रिएजेंट है। आइदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो जो रिएजेंट है हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये दो तरह का हमारे क्या है रिएजेंट है। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी इसको हम कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं। आया समझ में। अब हम पहले इन दोनों की एक एक करके समझेंगे कि क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले जो हम जा रहे हैं बात करने, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। They are electron loving species। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है, तभी तो इलेक्ट्रॉन से लव कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और तीसरा, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है तो ये कहां अटैक करेंगे, ये वहीं अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर इनकी अटैक होती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इनकी हम टाइप्स की बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इनके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स और रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला आपका हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
सबसे पहला कि all positively charged particles, इन सबको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है और वो वहीं जाके अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिए CS3+, अगर हमने लिए Br+, हमने लिए Cr+ एंड सो ऑन, दिस ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। दो एक्सेप्शन है, NH4+ और एक आता है SbO+। प्लस चार्ज होने के बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आपको इसको ये याद रखना पड़ेगा। आया समझ में? यस और नो? चलिए अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या होगा कि all the compound which have incomplete octet, इनको भी हम क्या बोलते हैं? all the compound which have incomplete octet, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इसको ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर एक एग्जांपल ले लिया AlCl3, अब इसका अगर हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा? एल्युमिनियम पर 3 बॉन्ड बन गया, 1 Cl, 2 Cl एंड 3 Cl। अब क्या देख रहे हो कि लिविस में क्या हुआ था कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन देखो AlCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टिल इसके आउटर मोस्ट में 3 बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एल्युमिनियम थर्ड पीरियड होने के कारण इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, मतलब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी AlCl3 क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो BF3 भी, आप ले सकते हो BBr3, ठीक है। अब इसी पर आपका एक क्वेश्चन जेईई में आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम आपको दे दिए BF3, BCl3, BBr3, Bi3, ठीक है। ये अगर हमें दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ट्राई करें इसको आप। तो अगर ये क्वेश्चन के आंसर है, उम्मीद करें कि जब आप लोगों को टाइम का कमी लगे सॉल्व करने का तो वीडियो आप पॉज करके सॉल्व करें। अब हमें बोला इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन कितना जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो हम समझते हैं, मैं आपको बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर दिया है BF3, इसका बेटा स्ट्रक्चर ऐसे होगा BF F। आपको पता है कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। ये इजीली हर तरह से बैक बॉन्डिंग करते जाएगा, मतलब जो भी बोरोन का रिक्वायरमेंट है वो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पूरा होते जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं BCl3 का, तो इनका साइज बोरोन और फ्लोरीन सेम साइज का है तो बैक बॉन्डिंग परफेक्ट होगा। लेकिन क्लोरीन, फिर हम बात करते हैं ब्रोमीन का, फिर हम बात करते हैं आयोडीन का, तब क्या देख रहे हो कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो वैसे क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आल्सो डिक्रीजेस। जब एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करते जाएगा तो क्या
स्मॉल साइज होने के कारण इनकी डिमांड ऑलमोस्ट 80% बैंक बॉन्ड से पूरा हो जा रही है, जो यहाँ पर नहीं हो रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो होगा हमारा Bi3 का, फिर उसके बाद से हो जाएगा Bbr3 का, फिर उसके बाद से हो जाएगा Bcl3 का, फिर उसके बाद से हो जाएगा Bf3। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो इनको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब इनको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इनको चाहिए तो इट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। ये आंसर है आपका जेईई में आता है, प्लीज गो थ्रू इट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी का। सेकंड कैटेगरी क्या होगा? ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी है मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दे आर गोइंग टू अटैक द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इसका सेकंड कैटेगरी क्या होगा हमारा? ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये सब क्या हो गए? वही हो गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, समझो हम अगर ले लेते हैं AlCl3। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको लीविस ने बहुत पहले बोला था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एल्युमिनियम के पास केवल Cl3 ही है और एक बॉन्ड के लिए मेरे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पूरे पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं इसको? तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल Bf3, इसमें भी कितना है? बोरॉन के आउटर मोस्ट में केवल इलेक्ट्रॉन 6 है, चाहिए कितना? 8 चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कंपाउंड हो गया डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा? कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब इसी पर एक क्वेश्चन जेईई का, आ गया था। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग द क्वेश्चन इज अरेंज the following in the increasing order of electrophile। हमें ये बात करना है। क्वेश्चन क्या आया था आपका? ये क्वेश्चन आपका जेईई में भी आया था और एम्स में भी आ चुका है। जैसे मान लो हमने दे दिया आपको Bf3, हमने आपको दे दिया Bcl3, हमने आपको दे दिया Bbr3, हमने आपको दे दिया Bi3। क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? अब देखो, लोग तो बोलेंगे हैं तेरी के इतना सिंपल है, अब इसी में तो क्वेश्चन बना दिया। अब सिंपल का लो सिंपल। अब देखो, क्योंकि भाई वीडियो चल रहा है, हम आधी देर वेट तो नहीं कर सकते हैं। आपको अगर समय लेके सोचना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है। जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए आजा 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 आजा, है कि नहीं? तो जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब किसको चाहिए? अब वही देखना है भाई, चाहिए तो सबको। इसके पास भी 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, इसके पास, सब बुला रहा है आजा आजा आजा, लेकिन जाएगा पहले किसके पास ये देखना है। कैसे पता लगेगा इसका? सबसे पहले फिर से हम बॉन्डिंग में जाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम आई टॉट बॉन्डिंग। इसका स्ट्रक्चर बनेगा Bf3, ऐसे बनेगा। मुझे पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3 लोन पेयर है, अरे हाँ कि ना? और आपको सिखाए थे कि अगर सेंट्रल एटम में
वैकेंट स्पेस है और इससे जो बॉन्डिंग एटम है अगर उसमें लॉन पेयर है दे विल एक्ट एज बैक बॉन्डिंग। अरे हाँ कि ना? तो जब बैक बॉन्डिंग हो गया तो क्या होगा? सब में होगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग सब में होगा। लेकिन अब देखो बोरॉन और फ्लोरीन सेम पीरियड में होने के कारण साइज ऑलमोस्ट सेम, तो इनकी ओवरलैपिंग परफेक्ट होते जाएगी, तो इनको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाएगा क्योंकि इनकी तो बैक बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होगी ना। तो बोरॉन का अगर मान लो 100% इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 80% तो फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग के थ्रू कर ही रहा है। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो साइज बढ़ गया तो बैक बॉन्डिंग और धीरे हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन BF3 से अधिक चाहिए। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो और साइज बढ़ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से भी अधिक चाहिए। आयोडीन का तो बहुत बड़ा हो गया तो इसको तो और फास्ट चाहिए ना। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब यही सिंपल क्वेश्चन आपके जेई में आ जाएगा। अगर माथा में क्लिक कर गया तो +4 चट से मिल जाएगा और नहीं क्लिक किया तो चलती का नाम गड्डी -1। लेकिन हम इसको देखना नहीं चाहता, हम इसी को देखना चाहता है। आया समझ में? यस और नो? ओके, कॉपी करें फटाफट इसको। अगला ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में आता हूं, ये कौन सा रहेगा? पॉइंट नंबर 3 रहेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल का कैटेगरी नंबर 3। इलेक्ट्रोफाइल वो भी शो करता है जो सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। समझ में आया? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि दोज सेंट्रल एटम विच कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो भाई ऑक्टेट कैसे बढ़ाएगा? जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं PCl5, अगर इसमें आपने एक Cl- को ऐड कर दिया तो क्या होगा? फास्फोरस के पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने 3d में ले लेगा और ये क्या बना देगा? PCl6-। तो आप देखो क्या फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन को लिया कि नहीं लिया? तो मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? कॉपी करो इसको। दूसरा जो एग्जांपल है, अगर हम ले लेते हैं SiF4। आपको पता है कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन का जो ग्रुप है कार्बन सिलिकन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकन 3rd पेयर होने के कारण इसमें d ऑर्बिटल वैकेंट है। ये क्या करेगा? 2 फ्लोरीन को ले लेगा, ये बन जाएगा SiF6-2। तो क्या सिलिकन ने अपना ऑक्टेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कैसे बढ़ाया? इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्या हो गया? यानी PCl5 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। SiF4 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? चलो अगला लिखो। हो गया कॉपी सबका? नेक्स्ट लिखो, ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, all polarizing functional group are act as electrophile. Now what is the meaning of polarizing? All polarizing functional group acts as electrophile. अब polarizing का मीनिंग क्या होता है? प्लस एंड माइनस। क्या होता है? प्लस एंड माइनस। जैसे कीटोन का नाम सुने आप लोग? हुआ? अब क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी इसमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं? तो यानी कार्बन से वो ऐसा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये फर्दर क्या बन जाएगा? C पर प्लस एंड O पर माइनस। अब दिक्कत तो आ गया सर, यहाँ तो प्लस माइनस दोनों है, जोटला के साथ साथ ओटला भी है।
तो क्या होगा इधर, जो प्लस वाला सेंटर है दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और जो माइनस वाले दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल का। तो पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल होता है कि नहीं होता है, होता है। सपोज हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, HCHO, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये कैसे बनता है, CH डबल बॉन्ड O। ये वाला कीटोन था, क्योंकि कुछ नहीं है तो CH3 या Me, यहाँ पर H है तो इसका भी सेम लॉजिक वही होगा, ऐसे जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये नेगेटिव वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। आएगा नहीं समझ में, चलो फटाफट जल्दी कॉपी करो इसको। अगला हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट कैटेगरी है, ऑल लीविस एसिड। क्या हम बोल रहे हैं, लास्ट कैटेगरी 3, 4, ये 5वां नंबर है। 5वां में हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल लेविस एसिड दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों भाई, अब हमको ये बताइए कि पहले एसिड को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको हम सिंपल एक चीज बता देते हैं, एसिड बेस के थ्योरी में 3 लोग ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। सबसे पहले थे आर्हेनियस, दूसरा थे ब्रॉन्स्टेड, और तीसरा थे लीविस। अब देखो, अब हम यहाँ लिखे लीविस, आप डाउट पहले समझ लो 2 मिनट की इनकी क्या कहानी थी। सबसे पहले आर्हेनियस जी आए। आर्हेनियस जी ने क्या बोला कि जब हम कोई भी एसिड को पानी में डालेंगे तो अगर वो H+ दे रहा है तो एसिड है। कोई भी कंपाउंड को अगर हम पानी में डालेंगे और अगर वो H+ दिया तो वो एसिड है, OH- दिया तो बेस है। ये कह के आर्हेनियस जी चल बसे, दुनिया से नहीं थ्योरी से चल बसे वो कह के। फिर कौन आया, अब इनके बाद आ गए ब्रॉन्स्टेड जी, बोले वाह 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 आर्हेनियस, वाह 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 वाह। क्योंकि अगर किन्हीं का चापलूसी करना है, किन्हीं का खिंचाई करना है तो पहले उसकी बड़ाई तो करो। आर्हेनियस ने तो बोल के चला गया, अब आया ब्रॉन्स्टेड, वो ऐसे बोला कि आर्हेनियस का तो कोई जोड़ नहीं था, लेकिन अब लेकिन आ गया। अब लेकिन मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई क्या गड़बड़ है, क्या लोचा है। उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कि हम पानी ना हो मेरे पास, तब क्या होगा। उन्होंने तो पानी का वर्ड यूज किया, बोला पानी ना हो तब क्या होगा। अगर हम चले गए राजस्थान में जोधपुर जहां पानी ना हो तो वहां हम एसिड को नहीं पहचानेंगे। सब बोला वाह 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 वाह। ब्रॉन्स्टेड ने बात को पकड़ा है। उन्होंने क्या बोला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को लेता है, देता है, नॉट लेता, देता है, और बेस वो है जो प्रोटॉन को लेता है। तो सब बोला कि हाँ भाई बात तो सही था, अगर पानी नहीं है तो हो सकता है। तो उसके बाद से ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आ गया। फिर आता है लीविस, बोलता है तरीके अभी हम जिंदा हैं। उन्होंने क्या बोला कि अच्छा मान लो कि अगर कहीं किसी एसिड में अगर H+ ना हो तो हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे मान लो, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, उन्होंने तो सही बोला आर्हेनियस ब्रॉन्स्टेड, लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसे भी एसिड है जिसमें H+ नहीं है, तो उनकी कैसे ज्ञान लगाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, लोन पेयर को लेता है, और बेस क्या है, जो लोन पेयर को देता है। अब इसी पर आपका जेई में क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एसिड। आर्हेनियस है कि ब्रॉन्स्टेड है कि लीविस है। तो आर्हेनियस क्या होगा, वही एसिड जो पानी में H+ दे, और वही बेस जो बेस में OH- दे, उसे बोलेंगे आर्हेनियस। ब्रॉन्स्टेड क्या है, जो एसिड प्रोटॉन को देता है और बेस प्रोटॉन को ले लेता है। और लीविस क्या है, जो लोन पेयर को लेता है उसे लीविस एसिड, जो लोन पेयर को दान करे, बोले दानी बाबा, उसे लीविस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, यानी दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अरे समझ में आया कि नहीं। जैसे एग्जांपल AlCl3,
एग्जाम्पल क्या हो गया, AlCl3। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, Al प्लस 3Cl माइनस, यानी क्या बचेगा, ये एल्युमिनियम, ये क्या हो जाएगा, नियॉन 3s 3p1। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये ऐसे बनेगा ना, 3p का तो 3d भी होता है ना, 1 2 3 4 5। जब इन्होंने एक्साइट किया तो क्या बनेगा, एक जंप होके यहां पर आएगा, एक जंप होके यहां पर आएगा, और 3Cl है, यानी एक Cl यहां पर आ गया, एक Cl यहां, एक Cl यहां। क्या इसके पास वैकेंट है कि नहीं, मतलब ये यहां पर एक लोन पेयर आराम से ले सकता है। लोन पेयर ले रहा है मतलब इसको, ये इलेक्ट्रॉन का लविंग सेंटर है। तो ये AlCl3 जो लीविस एसिड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यही आपके 5 तरीके हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में डालते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया था, ये आपको आया था मेरे ख्याल से 2006 या 7 IIT में आया था, और 2001 या 2 मेडिकल में आया था, कि क्या सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं सब लीविस एसिड है क्या, या सारे लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इफ ऑल Lewis acid takes electron and all electron taking or accepting compound are Lewis acid। तो पहला वाला तो पॉइंट सही था, दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि लीविस एसिड का मतलब ही है जो लोन पेयर को अपने पास रखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोन पेयर लेता है वो लीविस एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां कर दे CH3 डॉट, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये लीविस एसिड नहीं है। आया समझ में क्या बोले हम, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन ये लीविस एसिड नहीं है, लेकिन जितने लीविस एसिड हैं सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुका है असर्शन रीजन में। आया समझ में, क्लियर एवरीथिंग, दिस इज ऑल रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड टॉपिक दो न्यूक्लियोफाइल, सेकंड टॉपिक दो न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड टॉपिक न्यूक्लियोफाइल। अगला हम सेकेंड टॉपिक जरा स्टार्ट करें, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। पहला बात हम ये करते हैं, नाम से ही लग रहा है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को लविंग, जो न्यूक्लियस को प्यार करता हो। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अगर ये न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब डेफिनेटली इसके पास माइनस चार्ज है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये फिर अटैक किसको करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन कम है, यानी न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, है कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, दे विल अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर।
अब इसका भी कुछ कैटेगरी है, कैटेगरी से हम बात, क्योंकि वही से तो हमारा मेन चीज़ है, क्योंकि ये तो कौन पूछेगा, ये कोई पूछेगा, जे वाला पूछेगा ये कम ईयर व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, उसका एप्लीकेशन पूछेगा वो कि आप पढ़े हो कि नहीं। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला ऑल नेगेटिव चार्ज्ड कंपाउंड या एलिमेंट जो भी हो। जैसे हमने लिख दिया F-, हमने लिख दिया Cl-, हमने लिखा Br- एंड सो ऑन। ये सब क्या क्या काम करेंगे, दिस ऑल विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा लीविस बेस, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, लीविस बेस। जैसे आपका NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है ना, तो एमोनिया अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। तो क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये उसी को देगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो लीविस बेस क्या हो गया, दिस ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करते हैं एमीन का, हम लिख दिए RNH2, तो ये भी तो लीविस बेस हो गया। आया समझ में। तीसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसको यूज करेंगे। अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो हम क्या इसको बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वो तो बहुत दूर की बात है, मान लो हम बोले कि हम अमेरिका जाएंगे, तो वो तो बहुत दूर की बात है, पहले पासपोर्ट तो बना ले और उसके बाद कोरोना का टेस्ट तो हो जाए, बाद में अमेरिका और दुबई जाएंगे। तो ऑर्गेनोमेटालिक तो पहले समझो बाद की बात है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सब लोग कॉपी में लिखिए। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मीन्स, organometallic compound means in which metal is directly bonded to carbon atom, in which metal is directly bonded to carbon atom। मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम। अब इसी पर आपका क्वेश्चन आता है, जेई मेंस वाले को एक बार मैच द फॉलोइंग में आ गया था, और मेडिकल का तो आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हमने क्या बोला, जहां पर मेटल की बॉन्ड डायरेक्टली किससे हो, कार्बन से हो, याद रखना। चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब हमारा ये कहना है कि जो मेटल का बॉन्डिंग हो वो कार्बन से हो, बस और कुछ नहीं। अगर हम यहां लिख देते हैं RMgCl, अरे ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब इसमें कार्बन है कि नहीं। तो जब कार्बन है और ये मेटल है, तो क्या कार्बन का बॉन्डिंग मेटल से हुआ है, यानी दिस इज योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगर हम ले लेते हैं R2CuLi, R मतलब कार्बन और कॉपर, ये क्या है कि नहीं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन देंगे, ये बताओ बेटा ये क्या है, CH3COO-, यहां मेटल O से जुड़ा है, ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है कि नहीं। तो ये वाला बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, या आपको एक वर्ड प्रॉब्लम आता है ऑर्गेनिक में कि एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो पहले तो आप पहचानोगे ना क्या होगा। जैसे हम कैसे बोलते हैं कि ये बताओ क्रिस में कौन सा हीरो है, तो फट से आप सोच लेते हो अच्छा ये ऐसे से डांस किया था वो हीरो है। उसी तरह से आपको पहचानना पड़ेगा, अच्छा ऑर्गेनोमेटालिक है जहां मेटल का बॉन्डिंग कार्बन से हुआ है। आया समझ में। चलो
अब इसमें हमको ये बताना है कि भैया ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। चलो अब देखो, जब ये आपका मेटल है तो डेफिनेटली यहां चार्ज समथिंग पॉजिटिव आएगा, मेटल का चार्ज समथिंग पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, मेटल है तो प्लस आएगा, तो डेफिनेटली कार्बन क्या आ जाएगा, माइनस। तो यही माइनस वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर क्या देख रहे हो, कॉपर मेटल तो क्या आएगा, प्लस, इस पर क्या आएगा, माइनस। तो ये दिस विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या समझे इससे कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड दे विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें कुछ आपके नेम रिएजेंट है जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसे कैसे आप हमको देखते बोलते हो और जयदीप सर कैसे हो, नहीं आप बोलते हो और मनन सर। उसी तरह कि इसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसी तरह क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पहचानना पड़ेगा। इसका आया समझ में क्या है वो। अब इसका कुछ नेम रिएक्शन है जिससे आपको याद रखना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक कहता है कि हमें डेली पढ़ो, जिस दिन आपने इससे डिस्टेंस बनाया ये आपसे डबल डिस्टेंस बना लेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सपोज अगर आप चाहते हो कि हम आइसोमर्स छोड़ के अगर ये पढ़ें, सपोज आप लोगों को लगता होगा कि चलो फिजिकल में हमने कुछ छोड़ दिया, ऑर्गेनिक पढ़ना है और सबको लेके जाना है। फॉर एग्जांपल आप आइसोमर्स नहीं पढ़ा, आप सीधे आगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में, आपसे बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब तो हो गया काम खत्म, एग्जाम में आ गया कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो बिना आइसोमर्स का काम चलने वाला है क्या। इसीलिए ऑर्गेनिक में हम कुछ भी आपके एग्जाम में सिलेबस दें, आपको यही समझना है कि हमें IUPAC GOC आइसोमर्स A to Z सब पढ़ना है। सपोज आपके एग्जाम का सिलेबस है अल्कोहल, आपने हेलो एल्केन्स नहीं पढ़ा, क्यों भाई, हेलो एल्केन्स से भी अल्कोहल बनता है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपको A to Z सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़े तो ये आपको डबल छोड़ देगा। अब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के एग्जाम्पल पर कुछ नेम आपके रिएजेंट है। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIG, क्या इसको बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला अगर हम यहाँ लिख देते हैं R2CuLi, इसको हम क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगर हम यहां पर लिख देते हैं R2Zn, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये तीन हम उम्मीद करते हैं कि आपको आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आया समझ में, चलो कॉपी करो इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गए आपके, दिस ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल की बात फिर से वही, C डबल बॉन्ड हो, ये ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा तो क्या बनेगा, डेल प्लस एंड डेल माइनस, तो ये माइनस वाला विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया कीटोन। अगर हम बात कर देते हैं एल्डिहाइड का, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, HC डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, दिस विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में। और एक इसका एक और लास्ट कैटेगरी है, अब इसका एक लास्ट कैटेगरी क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, पॉइंट नंबर 5, ऑल पाई कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या ऑल पाई बॉन्ड्स कंपाउंड, ऑल पाई बॉन्ड कंपाउंड्स जिसमें पाई बॉन्ड हो, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड है, तो दिस विल वर्क एज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा अगर हम ले लेते हैं HC
ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, दिस विल वर्क एज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम यहाँ ले लेते हैं बेंजीन, यहाँ भी क्या होगा, दिस विल वर्क एज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यही आपका कंप्लीट नॉलेज हो गया रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ रिएक्शन का नाम होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब तक बेटा आप इसको नहीं पहचानोगे तो उसे पहचानोगे नहीं पहचानोगे। चलिए, तो ये आपका रिगार्डिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट यू गिव द हेडिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगला हम जा रहे हैं बात करने जो आपके जेई और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब देखो इसमें भी बड़ा एक अच्छा कहानी है ताकि आपको याद रहेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और बेस भी क्या होता है, जैसे अमोनिया बेस है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और ये तेरी की अब तो हो गया वर्ल्ड वार कि दोनों जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सर हम किसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, जा तेरी के, अब तो कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई अभी हम बोले कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो लीविस बेस N के पास लोन पेयर है ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी फिर नाम क्यों रखे हैं, इसको हम बेस नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे बेस, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। अब इस पर आपके जेई में क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। क्या आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। आ रहा है समझ में? चलो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। बेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर दे रहा है। अब देखो सिंपल एक लॉजिक है, एक है चोर एक है पुलिस। चोर मतलब जो पुलिस नहीं है, थीफ, और एक है पुलिस। चोर ने कुछ सामान को लिया, भाग रहा है, उसको पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, पुलिस ने यहाँ से स्टार्ट किया, बाइक पर बैठा, ये पुलिस अपना आराम से बाइक पर हैंडल मार रहा है, ये चक्का है, भागना शुरू किया, ध्रूम ध्रूम ध्रूम, ये पुलिस भागना शुरू किया। और यहाँ पर अब बेचारा अपना चोर दौड़ रहा है कि भाई भाई अब मेरे हाथ में कुछ मिला है, मेरे पास हो जाने तो पुलिस को देना पड़ जाएगा। अब क्या हुआ, चोर भागते गया भागते गया भागते गया, एक गेट में घुस गया ये। अब इसी चोर को दो तरह का घर मिल गया, भाग रहा है, दो तरह का घर मिल गया। एक जो गेट में गया ना तो उसमें केवल एक ही रूम था, कितना था, ओनली एक रूम था, तब तो चोर गया काम से भाई, एक ही रूम में गया है, गेट बंद कर दिया, पुलिस आएगा, गेट तोड़ के चोर को पकड़ लेगा। और एक जगह जहां भागा वहां पर 1000 गेट था, वहां पर 1000 रूम था। तो भाई पुलिस भी डाउट में आ गया कि भाई किस रूम में गया, और है कि नहीं। अब इसी लॉजिक से हम आपको ये समझाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस। ठीक है, तो पहले आप इसमें लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस क्या होता है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगला लिखो आप, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस। ठीक है, अब लिखो, आप लिखो पहले डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस। लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी compound which is electron deficient
which is electron deficient except H plus, except H plus। और बेस का लिख लो, बेस डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ओनली H plus, बेस डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ओनली H plus। आया समझ में? चलो अब आप एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड दे दिया आपको, NH3 PH3 ASH3 SbH3। याद करने को सिखाए थे, नाना पाठेकर असरानी सब भिखारी। तो NH3 PH3 ASH3 SB3। अब हम क्वेश्चन ये बोल दिए, मान लो कि ये मेरा A नंबर कंपाउंड है, ये हमारा B कंपाउंड है, ये C है और ये हमारा D कंपाउंड है। पहला बोले हम कि आप इसको बेसिक ऑर्डर पर अरेंज करो, और दूसरा हम बोले कि अरेंज अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक। दो हमें आंसर निकालना है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम आता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, और एक बेस की बात करना है। दो आ गया। अब चलो पहले हम बात करें बेस का। बेस क्या होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। न्यूक्लियोफिलिक इतना आसान से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सपोज देखो, ये जब एक घर में गया तो ये बेस हो गया, क्योंकि इस घर में घुस गया, पुलिस गया, गेट तोड़ा, घर में हुआ, चोर को पकड़ लिया, आसान से चोर मिल गया। लेकिन अब यही चोर जब 1000 वाला घर में घुस गया तो पुलिस भी गेट खोल के डाउट में है, किस में जाए तो मिल जाएगा, मतलब इतना आसान से चोर नहीं मिला। तो यही वाला बेस का नियम है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल का कंडीशन है, जो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं दे। आया समझ में? अब हम पहला बात करते हैं बेसिक ऑर्डर का, कि बेटा इसका क्या होगा। अब देखो, एमोनिया NH3 है, एमोनिया क्या है? NH3 है। अगर हम देखते हैं तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। अरे हाँ कि ना? तो एमोनिया का साइज छोटा है, फास्फोरस उससे भी बड़ा है, AS उससे भी बड़ा, SB उससे भी बड़ा। तो जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे वो न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है, और जब न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है तो क्या होगा? तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्या करेगा? फटाक से बाहर से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को खींच लेगा ना भाई। इसको क्या है? स्मॉल साइज है, उतना तो बड़ा है नहीं। स्मॉल साइज में क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। भाई जो इस पर, हम बेस की बात कर रहे हैं, ड्यू टू ए स्मॉल साइज, जो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? हाईली अनस्टेबल है। तो क्या कहेगा? अरे भाई जल्दी लेके तू भाग, क्योंकि साइज छोटा है ना। साइज छोटा है तो ये क्या चाहेगा कि भाई हम नॉर्मल स्टेट में रहे। अब मान लो कि अब तुमको हम बोले तुम 100 रोटी खा लो, यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो खा पाओगे? नहीं ना खा पाओगे। क्यों? भैया पेट छोटा है ना, 40 रोटी खाएंगे पेट भर जाएगा। तो इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो फटाक से दे दिया। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लोन पेयर जो हैं इनके आउटर मोस्ट सेल पर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले NH3 देगा, फिर PH3 देगा, फिर ASH3 देगा, फिर SbH3 देगा। ये क्या हो गया हमारा? बेसिक ऑर्डर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। अब हम बात किए न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। न्यूक्लियोफाइल देखो, नाइट्रोजन का साइज ये रहा, फास्फोरस ये रहा, आर्सेनिक ये रहा, एंटीमोनी ये रहा।
सबके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज एंड क्लोज टू न्यूक्लियस। तो वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ के रखेगा, क्योंकि प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, वैसे वैसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। आया समझ में? अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे दे किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट H+, यानी इसका सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या बोलेगा, भाई लेके जा। जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कोई भी इसको लेके भाग जाएगा आराम से। फिर इसको ले जाने में थोड़ा एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो क्लोज टू न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो लोन पेयर को पकड़ के रखेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, NH3 लेस देन PS3 लेस देन ASH3 लेस देन SbH3। अरे आया कि नहीं समझ में? क्लियर हुआ? तो क्या समझ में आया कि बेसिक और न्यूक्लियोफाइल आप कैसे करोगे? एग्जाम में समझ में आ जाएगा। चलो, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि अरेंज इन द बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, ये 2 क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भैया आता है, गलत करके नहीं आना, नहीं तो फटाक से हो जाएगा -1। हमें फटाक से +4 लेके आना है। आया समझ में? अब देखो, सपोज अगर मैं A का बात करूं, GOC अगर नहीं पढ़े होंगे ध्यान से तभी आपको दिक्कत होगा। मैंने GOC का सबको PDF दिया है और जूम पर क्लास लिया, एक एक करके पूरा उसको देख जाइए। अगर हम A का बात करें, पहले हम बात करें बेटा इसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तो ये समझो कि बेसिक ऑर्डर होता क्या है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसे क्या बोलते हैं, बेसिक ऑर्डर। चलो, हमें मिल गया है क्वेश्चन एक हमें दिया गया है CH3-, एक हमें दिया गया NH2-, एक दिया गया है OH-, एक दिया गया F-, यही दिया गया है ना। अगर हम इन सब का बात देख रहे हैं, सब एलिमेंट अलग अलग ग्रुप का है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसको चाहिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद से ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। और आपको हम याद भी करवाए थे फ़ोन कॉल, याद आ रहा है कुछ? दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले देगा। अरे हाँ कि ना? मतलब अगर इसका हम बेसिक ऑर्डर की बात करें तो आई विल फॉलो दिस ऑर्डर। आया समझ में? दूसरा हम जा रहे हैं इसी का बात करने, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को H+ को छोड़ के। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी तो ऑर्डर यही हो जाएगा, क्योंकि फिर से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी तो ऑर्डर हो जाएगा एज यूजुअल। अरे समझ में आया कि नहीं? बस, लेकिन हर बार नहीं होगा। देखो यहां पर अलग हो गया था, यहां पर सेम हो गया, तो आपको भैया वो पुलिस और चोर वाला कहानी याद होना पड़ेगा। आया समझ में इसको? चलो क्वेश्चन नंबर B आते हैं। अगर हम B की बात करें कि इसमें पहले हम बात करें इसका, चलो हम सबका नाम लिखे। सपोज मान लो नाम लिखे, अगर इसका नाम मैं 1 कर दिया, इसका 2, ये 3, ये 4, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर या बेसिक ऑर्डर। दूसरा क्या निकालेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी। यही तो निकालना है ना। आइए
पहले तो ये देखो कि भैया इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है कि कोई खींच रहा है कि कोई दे रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको। चलो यहाँ पर हम देख रहे हैं CH2 माइनस है ना, और कहीं में कुछ ग्रुप नहीं लगा है, मतलब CH2 माइनस इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उतना ही है, मतलब यहाँ पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। आया समझ में? NO2 माइनस I इफेक्ट, या आप इसको माइनस M इफेक्ट। आया समझ में? तो माइनस M छोड़ो, अभी आप समझो माइनस I इफेक्ट मतलब क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ना। अगर हम CH3 की बात करें तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ये इस माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस I इफेक्ट, GOC इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ाएगा। O पर लोन पेयर प्लस M मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस को और बढ़ाएगा। आया समझ में? अब हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑर्डर, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो हम तो देख रहे हैं कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही है, इसमें तो और इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो इससे तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये दोनों से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ये दोनों दे सकता है। अब फिर से कंडीशन आ गया कि भैया प्लस हाइपर और प्लस M में ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन बढ़ाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन, फिर कौन दे रहा है, 3। अब देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना, यानी तब ये तो देने का मूड में नहीं है, तो फिर कौन देगा, 1 देगा, और फिर कौन देगा, 2। आया कि नहीं समझ में? और यही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, 4 3 1 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आया समझ में? कॉपी करो इसको, फटाफट इसको कॉपी करो। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स। माय नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जेई मेंस और मेडिकल टाइप क्वेश्चन है। अभी हम एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम एडवांस का क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाए। लिखो, फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स। सबसे पहला लिखो साइज। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स। जो सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा साइज। सबसे जो पहला हम बात करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा आपका, साइज फैक्टर। जैसे मान लीजिए अगर हम साइज की बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया कि बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा बेस क्या, बेस में क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, किसको, H प्लस को। और न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे लेकिन H प्लस को नहीं देगा, उसके अलावा किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को ही देगा। आया समझ में? हम बात करते हैं पहला साइज फैक्टर। जैसे मान लो, पहले हम एक तो आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। हमने ले लिया CH3O माइनस, और एक हम ले लेते हैं आपका CH3C
CH3O माइनस। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका होगा, बताइए। हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको पता है, जेई वाले मेडिकल वाले को पता है कि बच्चे इस पर कंफ्यूज करते हैं, वो ये क्वेश्चन जान के देगा। अब देखो, आप बताओ पहले क्या पढ़ना है, बेसिक न्यूक्लियोफाइल। पहले हम बात करें बेस का कि पहले हम बात करें, आप जो बोलोगे। चलो, ऑडियंस का आ रहा है, पहले बात करेंगे बेस का, और बात करते हैं। क्वेश्चन से बात करना है, खुद बात नहीं करना है, और लास्ट बेंच बात नहीं करेगा। पहला हम बात कर रहे हैं आपका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। अरे भैया, बेसिक कैरेक्टर मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देने के लिए। हम देख रहे हैं यहाँ CH3O माइनस, यहाँ पर केवल एक डायरेक्शन से हमें प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ से तो बेटा आपका 3 तरह से लग रहा है ना, देख रहे हो। मतलब यहाँ पर तो हमारा ऊपर जो नेगेटिव है, या इसी नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कुछ लेवल तक बढ़ेगा। लेकिन भैया यहाँ पर जो ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी इसके पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अगर इसको मानते हैं कंपाउंड ए और इसको मानते हैं कंपाउंड बी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ए की बी, सबसे पहले बी देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो बेसिक कैरेक्टर में हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। आया समझ में। अब यही अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमें तो न्यूक्लियोफाइल ही मेन पढ़ना है। बेसिक तो जीओसी में हो चुका, लेकिन कंपैरिजन में आप फंसते हैं, इसीलिए जेई वाला इसको पॉइंट कर लिया है। गुजरात कैट वाला भी यही पूछेगा। हमने फिर से वही ले लिया CH3O माइनस, और दूसरा हम ले रहे हैं CH3C CH3O माइनस। अब हम बोल रहे हैं बेटा इसका आप ये बताओ कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि ये तो लोन पेयर देगा, किसको, H+ को नहीं, उसके अलावा किसी को देगा। तो मान लो हमें पता है कि सबसे छोटा H+ होता है, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो तो H+ से बड़ा होगा, और जब बड़ा साइज आएगा तो यहाँ पर आपको आ जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर अटैक मुश्किल हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर अटैक पहले हो जाएगा, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक में जो मॉलिक्यूल्स आएगा उसको दिक्कत होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। आया समझ में। कहीं कहीं इसको क्राउडिंग भी बोलते हैं। अब मान लो कि अगर ये A है ये B है, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। अरे आपको बेसिक और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। कॉपी करो इसको। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया है, हम इसमें सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा इसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। क्या पूछे हम, बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें आप देख रहे हो कि प्लस आई इफेक्ट लगेगा। दूसरा आप ये भी पढ़े, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, मतलब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। इसमें अब क्या देख रहे हो कि एक तो यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो 3 तरह से देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो बेसिक की हम बात क्या बोलते हैं, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दे, H प्लस छोटा है उसे एस्टेरिक से कोई मतलब है ही नहीं, तो वो तो वहीं जाएगा ना जहाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो। तो बेसिक क्या हो जाएगा, DCBA। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इसमें आपका समस्या आएगा क्या, एस्टेरिक, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसी को इलेक्ट्रॉन देगा जो H प्लस नहीं है, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। यानी अगर H प्लस नहीं है तो साइज क्या है, साइज इज बिगर, तो बिगर साइज को यहाँ पर आने में दिक्कत होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ भी दिक्कत होगा थोड़ा कम, यहाँ भी दिक्कत थोड़ा और कम, यहाँ उसको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। आया समझ में? तो इस तरह क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, याद रखने का। आया समझ में? कॉपी किया इसको? चलो